बस्तर टॉकीज़ में हमेशा हम बस्तर के आदिवासियों की समस्याएं और उनकी जो दिक्कतें हैं उस पर हम बातचीत करते हैं। हम हर बार कोशिश करते हैं कि इन समस्याओं के सवालों के जवाब ढूंढे जाएं। आज उन समस्याओं के सवालों के जवाब देने के लिए एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कद्दावर मंत्री आदरणीय श्री टी.एस. बाबा जी हैं। स्वागत है आपका सिंहदेव जी। सिंहदेव जी, दरअसल हम बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से हमेशा आदिवासियों की बातचीत करते हैं और ज़मीनी स्तर पर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। कि उनकी समस्याएं जो यथावत तरीके से बाहर आ सकें, उनका समाधान किया जा सके। और इसी के दरमियान हम बस्तर टॉकीज़ से हम हसदेव भी पहुंचे हुए थे। हसदेव आपका क्षेत्र रहा है और वहाँ से कई समस्याओं को लेकर हम लौटे थे और कोशिश थी कि आपसे बहुत पहले बातचीत हो जाए, लेकिन एक समय बीत गया। शुरुआत हसदेव से करते हैं। हसदेव के ग्रामीण आज भी इस बात को लेकर शंकित हैं कि शायद पेड़ काट दिए जाएंगे। हालांकि आपने बयान दिया था कि पहली गोली मैं खाऊंगा। उसके बाद फिर सीएम साहब ने बयान दिया था कि अगर आप चाहेंगे तो एक पत्ता भी नहीं कटने देंगे। लेकिन अभी भी ग्रामीण डरे हुए हैं। उस पर थोड़ा सा आप पटाक्षेप करें कि आखिर वहाँ होने क्या वाला है। इसमें जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मेरे लिए सभी समाज के लोग बराबर हैं। आदिवासी समाज के हों, अनुसूचित जाति के हों, सामान्य हों, पिछड़े वर्ग के लिए हों, मेरे लिए उसमें भेद नहीं है। जी। तो मैं सार्वजनिक जीवन में जब से काम करता हूँ, मैं सबको बराबर की नज़र से लेके चलता हूँ। तो मेरे लिए नागरिक हैं, मेरे लिए ग्रामीण जन हैं। और चाहे खदानों की बात आई हो या अन्य परिस्थितियाँ आई हो, मैंने एक ही सिद्धांत अपनाया हमेशा कि गांव वाले जो चाहेंगे मैं उनके साथ रहता हूँ। और हमेशा मैं एक ही सलाह देता हूँ कि आप एक राय अगर रहते हैं तब तो मैं आपके बीच में आके आपके साथ पहल कर सकता हूँ। गांव ही अगर विभक्त हो जाएगा, आपकी मत राय अगर अलग अलग हो जाएगी, तो फिर मेरे लिए मुश्किल है कि मैं किसके साथ जाऊँ। तो मैं फिर ऐसे इश्यूज़ में फिर मैं नहीं जाता। जहाँ तक हसदेव क्षेत्र का, हसदेव अरण्य क्षेत्र की बात अब काफ़ी चर्चा में आ गई है, यहाँ का सवाल है। शुरू में जब यहाँ माइंस खुल रही थी, गांव वाले आए थे और ये भी आपने कहा कि आपके क्षेत्र में तो वो सरगुजा अंचल भी है और संयोग से ये माइंस मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी हैं। जब मैं विधायक नहीं था उसके पहले भी जब ये परिस्थिति बन रही थी, गांव वालों ने बुलाया था, मैं उनके पास गया था और उनको मैंने यही सलाह दी थी कि देखिए अभी जो नियम है देश में, इसमें कंपलसरी एक्विजिशन का भी प्रावधान है। सरकार चाहेगी तो आपकी ज़मीन अधिग्रहित कर लेगी, आप रोक नहीं पाएंगे कानून में। और इसमें परिवर्तन आने वाला है। जो मुआवजे आपको मिल रहे हैं इसमें भी परिवर्तन आने वाला है। मेरी सलाह ये है कि आप रुक जाओ। ज़मीन के मालिक आप हो, मैं बाहर का आदमी हूँ, उस नाते मैं आपको सलाह भर दे सकता हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपके ज़्यादा हित में रहेगा। अगर आप ज़मीन नहीं देना चाहते हो तो आप ये मत कहो कि हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा तब हम देंगे। मैं उनको यही समझाता था कि मान लीजिए चर्चा हो रही है, प्रशासन आ रहा है और लोग आ रहे हैं और आप ज़मीन देना ही नहीं चाहते। अगर आपने ये कह दिया कि नहीं, जो मुआवजा 10 लाख का है ये पर्याप्त नहीं है, हमको 50 लाख दीजिए, तो इसका मतलब ये है कि आप देने को राजी हैं। केवल मोल भाव की बात है कि हमको बेहतर सुविधाएं मिले, मुआवजे पे राजी नहीं। मुआवजा का रकम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम सहमत हो सकते हैं। तो सरकार 10 बोल रही है तो आप 50 बोल रहे हैं, तो बीच में कहीं बात रुके। इसका मतलब है कि ज़मीन देने में आपको आपत्ति नहीं है। केवल टर्म्स क्या होंगे, शर्तें क्या होंगी, किन शर्तों में ज़मीन ली जाए या दी जाए, ये मामला हो जाता है। तो मैं उनको यही समझाता था कि डरने की बात नहीं है। प्रशासन आते हैं, प्रशासन के अधिकारी आते हैं, तहसीलदार आए, उनका एक दबदबा होता है, साथ में कोई पुलिस के कर्मचारी आएंगे, गांव वाले सहम जाते हैं। एसडीएम चले गए तो बड़ा अधिकारी आ गया, और दबाव सा बन जाता है। मैं उनको यही समझाता था कि इस बाबत आप चिंता मत करिए। आपके राय के बाहर अगर कुछ काम हो रहा है और प्रशासन दबाव बना रहा है, तो अगर आप मेरे को बुलाइएगा तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और सामने मैं खड़ा रहूँगा। ये जो गोली वाली बात है, मैंने
उस नज़र में कभी नहीं कहा, और पहले भी कहा था कि अगर प्रशासन दबाव बनाती है तो मैं सामने हूँ, पहले मैं आपके लिए खड़ा हूँ, अर्थात कि डर के आप कोई निर्णय मत लीजिए। ज़मीन के मालिक आप हो, हाँ कहना है तो आप हाँ कहिए, ना कहना है तो ना कहिए। दबाव में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही सिलसिला जो परसा माइंस पहले चालू हुई, मैं गया था, गांव वालों से बात की, गांव विभक्त हो गया। कंपनी वाले हैं और लोग हैं, प्रशासन ने गांव के आधे लोगों को या कुछ लोगों को सहमत कर लिया कि हम ज़मीन देने को तैयार हैं। किसी को नौकरी दे दी, 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी दे दी कि तुम आओ हमारे कंपनी के लिए काम करो। वो ज़मीन देने के लिए भी उनको सहमत कर लिया। तो ऐसी स्थिति में जिन माइंस की अभी बात हो रही है, परसा, केते, बासेन, वो माइन खुल गई क्योंकि गांव का मत विभक्त हो गया। और मैं उनको ये भी साथ में समझाता था कि ये कंपनी है, कहेंगे कि देश के हित के लिए चाहिए, हमको कारखाने चलाने हैं, हमको बिजली कारखाने चलाने हैं, तभी तो बिजली आपके पास आएगी, बिजली आएगी तभी तो फैक्ट्रियां बनेंगी तभी आपको नौकरियां होंगी। मैंने कहा लोग इसको आपको इस तरीके से समझाएंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से निर्णय करो कि आपको देना है कि नहीं देना है। तो विभक्त हो गए गांव। उनको मैं ये भी उदाहरण देता था कि सरगुजा अंचल में संयोग से मेरे ही विधानसभा में इस क्षेत्र से हट के लखनपुर विकासखंड के वो गांव हैं। एक गांव का नाम अमेरा है, एक गांव का नाम कटकोना है और तीसरा गांव परसोड़ी। ये तीनों लखनपुर विकासखंड के हैं। गवर्नमेंट की कंपनी को, यहाँ कोई अदानी का नाम नहीं था, किसी और का नाम नहीं था, एसईसीएल वहाँ पर खदान खोलना चाह रही थी। जब खदान खोलने की बात आई तो गांव वाले मेरे पास आए, पटेल आए, गौटिया आए, जनप्रतिनिधि आए कि बाबा वो ऐसा ऐसा हो रहा है, एसडीएम आए थे, वो दबाव बना रहे हैं, हम लोग डरे हुए हैं। कि अच्छा ठीक है, आप लोग आए हैं तो मैं गांव आऊँगा, गांव जाके आपको समझाऊंगा, बात करेंगे आपसे कि क्या है क्या नहीं। मैं गया, वहाँ बैठा, पेड़ के नीचे एक हम लोग बैठे। मैंने उनको बताया ये कि आज मुआवजा 50,000, 75,000, 1 लाख है। कुछ ही दिनों में ये बढ़ने वाला है, 7 लाख, 5 लाख तक, 7 लाख तक, 10 लाख तक जा सकता है। तो मेरा सलाह ये है कि आप लोग ज़मीन मत दीजिए, रुक जाइए। अगर देना भी चाह रहे हैं, नौकरी मिलेगी या और कोई बात है, आपको लगता है कि भाई ज़मीन तो चली ही जाएगी, तो चलो हमको नौकरी मिल रही है, हम सहमत हैं। क्योंकि कंपनी वाले तो उस नाते समझाते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, कोई प्राइवेट बात नहीं था। वही क्रम चला, प्रशासन आए, एसडीएम आए, दबाव बनाए, कुछ सहमे गांव वाले। मैं उनको समझाइश देता था कि घबराओ मत, प्रशासन का काम है, उनकी जवाबदारी होती है कि ऐसे काम को चलाएं। ये ले नहीं पाएंगे अगर आप एक बन के रहोगे, और कोई होगा तो मैं पहले खड़ा रहूँगा, अगर गांव एक राय है। अंततः क्या हुआ, अमेरा के लोग राजी हो गए, उन्होंने अपनी ज़मीन दे दी। कटकोना के लोग राजी नहीं हुए और अमेरा का पूरा गांव हट गया, वहाँ खदान खुल गई, और कटकोना के लोगों ने नहीं दी और आज तक वहाँ खदान नहीं खुली। वही कलेक्टर थे, वही एसपी थे, वही एसईसीएल था, वही भारत शासन था, वही छत्तीसगढ़ शासन था। अंतर क्या था कि अमेरा के लोग तैयार हो गए और पर कटकोना के लोग तैयार नहीं हुए। इसमें कहीं कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। उसका तीसरा गांव का मैंने परसोड़ी का नाम आपको बताया। यहाँ के कुछ गांव के प्रमुख लोगों ने गांव में सहमति बनाने की पहल की कि हम ज़मीन दे देते हैं, एसईसीएल को दे देते हैं, नौकरी मिलेगा, इतना मुआवजा मिलेगा इत्यादि। अंततः गांव वाले राजी नहीं हुए। बहुतायत संख्या जो थी, गांव वाले राजी नहीं हुए, और नतीजा ये आ गया कि जब प्रशासन के लोग वहाँ पहुँचे, एसईसीएल के प्रतिनिधि और
एसडीएम वगैरह, तो झूमा झपटी हो गई, जी, मारपीट की नौबत आ गई, चोट भी लगी। फिर उन्होंने बुलाया। ये गांव ऐसा था जिसमें मेरे को 50 वोट मिलते थे जी, और भाजपा को 550 वोट मिलते थे। अच्छा, तो मेरी कोई हार जीत की स्थिति, मतलब मेरे पक्ष का गांव नहीं था। ठीक बात, ठीक बात। तो उन लोग जिस लाइन पे चल रहे थे उस लाइन पे चलते गए। और जब मारपीट हो गई, जब ऐसा दबाव बन गया, तब फिर गांव के लोग आए। मैंने कहा एक राय है तो फिर मैं आऊँगा, मेरे को कांग्रेस भाजपा से मतलब नहीं है, गांव वाले हैं, आप लोग को तकलीफ है, आप राय होंगे तो फिर मैं आऊँगा। एक राय उनने बना ली। जो लोग ज़मीन देने के पहल कर रहे थे, वो गांव के प्रभावशाली लोग थे, उनको उन्हें किनारे किया। और मैंने उनको ये कहा कि भाई देखिए, लाठी डंडा उठाइएगा तो मैं साथ नहीं दे पाऊंगा, आपको लाठी डंडा उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी ताकत लाठी से लड़ाई करने में नहीं है, आपकी ताकत एक रह के एकजुटता में। एक राय बना के रहने में है। और उन्होंने उस रास्ते को भी अपनाया और आज तक वो खदान वहाँ नहीं खुली। अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी के एक तीसरा मैं उदाहरण आपको देता हूँ। मुड़गांव करके एक गांव है उदयपुर विकास खंड में, जहाँ ये अभी आंदोलन चल रहा है। जी, कांग्रेस को 10 वोट 15 वोट मिलते थे, भाजपा को 500-600 वोट मिलते थे। ये वैसा गांव था और चल रहा था इसमें दबाव कि वो इफ़को की पावर प्लांट खुलना है, ज़मीन अधिग्रहण की बात चल रही है। एक दिन स्थिति ऐसी बन गई कि पुलिस की गाड़ी गई हुई थी गांव में और गांव वालों ने घेर लिया। अच्छा, वो सरपंच को कपड़े बदल के गाड़ी में बैठा के ले जा रहे थे जिला कार्यालय, वहाँ कुछ उनसे दस्तखत कराते या कुछ कराते, पूरे गांव वालों ने घेर लिया। और मेरे को फिर फ़ोन किया कि ऐसा हो गया, वो गंभीर स्थिति हो गई जी, कि सरकारी वाहन को घेर लिया। मैं वहाँ पहुँचा तो रास्ते में बड़े बड़े पत्थर, अच्छा, आप पहुँच गए वहाँ? मेरे को बुलाया तो मैं पहुँचा। स्थिति गंभीर थी, विस्फोटक हो सकती थी। जी, पत्थर हटा के हम लोग आगे गए। गांव के तिराहे में जब पहुंचे तो देखा कि वहाँ ट्रॉली में भर के गिट्टियाँ रखी हुई हैं, यानी गांव वाले संघर्ष की भूमिका में, जी, मानसिकता में बंध गए थे। वहाँ गए, समझाया, बताया कि देखिए वही चीज़ कि आप देना चाहोगे तभी होगा, नहीं देना चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। कोई लड़ाई झगड़ा मत करिए, नहीं तो आपका पक्ष कमज़ोर हो जाएगा, प्रशासन हावी हो जाएगा, आप गलत करोगे तो वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगा। आप नहीं देना चाहते हो ज़मीन तो शांत रहिए, और उसकी जवाबदारी आपके साथ खड़े होने की मैं लेता हूँ। तो उन्हें बात पे विश्वास नहीं किया कि इन्हें लिख के हमको दीजिए। अच्छा, लिखित तो मैंने लिख के कागज़ में उनको दिया कि ये आप नहीं चाहोगे तो आपकी ज़मीन नहीं जाएगी, बशर्ते एक राय आप लोग रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो एक राय रहे, ज़मीन अधिग्रहित नहीं हुई, वो मामला शांत हो गया। 2-3 महीने बाद पता चला, मेरे को सुनने में आया कि वो गांव वाले सहमत हो गए, उन्होंने ज़मीन दे दी। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरा इशू नहीं है। हसदेव आरण के लिए कुछ लोग हैं जो आंदोलनकारी के रूप में, एनजीओ के रूप में या अन्य भूमिका में पहल कर रहे हैं। वो उनकी भूमिका है, वो एक मुद्दे को लेके चल रहे हैं कि भाई हमको हसदेव आरण के पर्यावरण के लिहाज से। परिदृश्य को बिगड़ने नहीं देना है, यहाँ हम खदान नहीं खोलने देंगे। मैं एक सिर्फ जनप्रतिनिधि हूँ कि लोगों ने कहा कि हाँ खोलना है, मैं कहा आपकी इच्छा, अच्छा, उनकी इच्छा नहीं खोलना है तो आपकी इच्छा। कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो मेरे को आप बुलाइएगा तो मैं आ जाऊँगा, पहली पंक्ति में मैं खड़ा हो जाऊँगा। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि अगर वो एकजुट हैं तो खदान नहीं खुदेगा, जंगल नहीं कटेंगे और आप उनके साथ हैं। साथ रहेंगे। हाँ, ये पटाक्षेप मैं चाह रहा यही था। चीज़ परसा केते एक्सटेंशन में अभी हो रही है, और बगल में हरिहरपुर और साल्ही, और ये 2 गांव हैं। जी, साल्ही का कुछ हिस्सा आ रहा है, बाकी दौलतपुर और फतेहपुर 2 गांव हैं। अधिकांश यहाँ के गांव वाले नहीं चाहते कि वहाँ पर माइंस खुलें, जी, और ये 85% 90% गांव की ऐसी स्थिति है कि वो नहीं चाहते कि वहाँ माइंस खुले।
वो गोंडवाना पार्टी के प्रभाव का गांव है, कांग्रेस के प्रभाव का गांव नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, हम लोग को बहुत कम वोट वहाँ मिलते हैं, छोटे गांव हैं। जी, मैं वहाँ रहा हूँ 2-3 दिन जाके। हाँ, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो मेरा यही रहता है, मैं कभी वहाँ नहीं गया और मैंने हमेशा यही कहा, पता करता था, पूछवा लेता था कि सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कि जब तक कोई नहीं बुलाएंगे तो मेरे जाने का औचित्य नहीं बनता है। ये आपका घर है, आपकी ज़मीन है, आप अपने तरफ से पहल कर रहे हो, आप पहल करो। आप चाहोगे कि नहीं बाबा भी आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो जब खबर आएगी मैं आ जाऊँगा, मैं हस्तक्षेप करने नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं आ जाऊँगा। माइंस खोलने के पक्ष में या माइंस नहीं खोलने के पक्ष में मैं नहीं जाऊँगा जब तक कि गांव वाले ना चाहें। तो मैंने हमेशा सार्वजनिक जीवन में यही लाइन अपनाई है। और ये 2 गांव छोड़ के जो वर्तमान परसाकेती ईस्ट माइन चल रही है, इसके एक्सटेंशन का मामला है। उसमें भी पता नहीं कुछ नियम विरुद्ध तरीके से कुछ हो रहा है। उसमें वो नियम विरुद्ध वाला इधर था। अच्छा। ये जो फतेहपुर और यहाँ का मैंने आपको बताया, यहाँ लोगों का कहना है कि फर्जी ग्राम सभा करके प्रस्ताव बनाया गया, हम लोग नहीं थे, और उसमें नाम उन लोगों ने लिखे हुए हैं कि ये तो गांव में नहीं उस समय थे, इतने लोग मृत थे और इतने लोग एफिडेविट दिए कि हमने दस्तखत ही नहीं किए इस प्रस्ताव में। वो 2 गांव का मुद्दा है, अलग मुद्दा है। यहाँ के जो गांव हैं, उस गांव में लोगों ने आधी आधी स्थिति हो गई थी। आधा मतलब 2 राय था, मैं 50-50 नाप के नहीं बता रहा, तौल के। मतलब कुछ लोग बहुत लोगों ने मुआवजा ले लिया, वो सहमत हो गए थे। घाट बर्रा गांव पड़ता है और उनने मुआवजा भी ले लिया। बीच में एक दिन ऐसी भी परिस्थिति आई कि बाबा वो कंपनी वाले, शादी बच्चों की है, वो 25-25 हज़ार रुपया सहयोग भी देने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा देखिए, अगर आप लोग को आपत्ति है तो मत लीजिए, अगर खदान नहीं खोलना है, वरना वो थोड़ा बंधने वाली बात होगी। कल के दिन बात, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास आप सलाह लेने के लिए आए हो, तो मैं सलाह दे रहा हूँ कि अगर आपने लिया तो फंसे, मतलब ये संकेत है कि आप खदान खोलने के लिए सहमत है। बार्गेनिंग की बात है कि ये करो, ये दो, ये करो, ऐसा करो, घर के लिए मुआवजा दे दो, हम नया घर बनाएंगे उसके लिए सामान दे दो। फिर केवल बातचीत है, कुछ मुद्दों की बात है, देने में आपकी आपत्ति नहीं रहेगी क्योंकि आपने पैसा ले लिया। तो ना केवल शादी के लिए, जमीन के भी मुआवजे को 91 लोगों की जमीन जा रही है तो 30 से ज़्यादा लोगों ने पैसा भी ले लिया। और बाकी लोगों में जिसमें आपत्ति चल रही है, वन की भूमि उनके नाम पे व्यवस्थापित नहीं हो पाई, और व्यवस्थापन नहीं होने के कारण वो उन लोग का मुआवजे का अधिकार नहीं बन रहा था। तो वहाँ पहल दूसरी लाइन की थी, नहीं देने वाली बात नहीं थी। हसदेव अरण्य क्षेत्र के जो भी आंदोलन लोग चला रहे हैं, इन लोग उसके हिस्से ही नहीं थे क्योंकि वो माइंस अनुमति और सब कुछ पहले ही हो चुका था। इन लोग बाद में आए, जब हरिहरपुर और दौलतपुर में नई माइन खोलने की बात आई, तब इन लोग पिक्चर में आए। और ये कुछ संगठन है, इनके लोग जाके उनसे मिलने लगे और उनका साथ देने लगे और उनको तैयार करने लगे, जानकारियां दे के कि भाई एजिटेशन भी करो। तो वहाँ की स्थिति यही है कि जो 2 नई माइंस खुलनी है, क्योंकि गांव वाले उसमें सहमत नहीं हैं, गांव वाले सहमत नहीं हैं, तो मेरा भी यही कहना है कि वो अगर सहमत नहीं है, जब भी बुलाएंगे मैं चला जाऊंगा, और अगर वो साथ चाहेंगे तो मैं उनका साथ दूंगा। कि जहाँ एक्सटेंशन की बात है, अगर गांव वालों में मत का भेद है तो मेरा काम वहाँ नहीं है, आप लोग फरियाओ। वहाँ के गांव वाले मेरे पास आए थे, कुछ उन्होंने कहा कि इतने परिवारों को नौकरी मिली हुई है, हमारी नौकरी चली गई, तो हमारी नौकरी का करिए, आप रोक रहे हैं माइंस खुलने से। मैंने कहा मैं माइंस नहीं खोलने से रुक रहा, मैं आपको यही सलाह दे रहा हूँ कि आप गांव में जाओ, आपस में घाट बर्रा में बैठो, पंचायत करो, कोई ग्राम सभा की बात नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपस में बैठो और आप बताओ गांव वालों को कि भाई हम भी तो गांव वाले हैं, उसमें आदिवासी भी हैं, गैर आदिवासी भी हैं, यादव भी हैं, गोंड भी हैं, मझवार भी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, तो आप आपस में बात करो। वहाँ की स्थिति अलग है, यहाँ की स्थिति अलग है।
और अभी जो शासन काम करने की बात कह रही है वो उस खदान को जो चल रहा था और जिसकी प्रक्रिया पहले से हो चुकी है, और मेरी जानकारी के अनुसार जो हसदेव अरण्य के लिए पहल कर रहे हैं उनकी भी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि ये ना खुले, उनकी मंशा ये थी कि वो ना खुले, और ज़्यादा हमको नहीं करना है। और आज जो बात है वो एक तरह से बार्गेनिंग की है कि यहाँ चलाना है तो ठीक है, पर उसको जो फॉरेस्ट क्लियरेंस दिया है उसको वापस लीजिए, तो हम इसके लिए हम नहीं बोलेंगे। इसके लिए नहीं बोलेंगे। तो हालांकि ये बहुत गंभीर मुद्दा था और इस पर मैं लगातार चाह रहा था कि आपकी राय लूँ। दूसरी एक चीज़ बाबा साहब की, जब से 2018 के बाद से मैं लगातार देख रहा हूँ बस्तर में आंदोलन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आदिवासियों में, सिलगेर हो या भुरजी हो या अलग अलग क्षेत्र में। तो क्या लगता है कि आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आने वाले समय में चुनाव भी अब नज़दीक है, क्या कारण है कि सरकार उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही है? क्या मतलब कहाँ पे गैप हो जा रहा है मामला? यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर हूँ, यहाँ की इश्यूज़ चुनाव के पहले भी घोषणा पत्र बनाने के समय जब हम लोग आए थे तो सिलगेर में जो मुद्दा उठा वो किस बात का था कि बटालियन के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने की नहीं, यहाँ बटालियन खुलना की नहीं। नक्सलवाद को रोकने की जो सरकार की एक मुहिम है, उनके हिसाब से जायज़ मुहिम है कि हमको लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है, और यहाँ कैंप खुलना हमारे एक चेन बना रहे हैं, उनके आने जाने के रास्ते को हम तोड़ने की पहल कर रहे हैं एक स्ट्रैटेजी के तौर। सर, जब छत्तीसगढ़ बना था तो लोग बताते हैं कि 5 या 6 बटालियन थे, आज बताते हैं कि 60 से ज़्यादा बटालियन। तो इतने बटालियन, इतने फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो मतलब कोई ऐसी स्थिति, गंभीर स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए आपको इतने लोगों की आवश्यकता पड़ रही है। 50-60 बटालियन मतलब 50-60 हज़ार फोर्स, 55,000 से अधिक फोर्स की आपको आवश्यकता पड़ रही है। नहीं, स्थिति गंभीर। वहाँ पर प्रशासन काम करे, राज शासन यानी संविधान के तहत जो स्टेट बना है वो काम कर सके, उसके लिए आपको इतने लोगों की आवश्यकता पड़ रही है। तो सिलगेर का एक तरफ मामला ये था, और दूसरी तरफ जो बात सुनने में आई कि लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ कैंप लगे। अलग अलग बातें आती हैं, अंदर की कुछ बात आती है, सामने की कुछ बात आती है। मेरे पास दोनों प्रकार की बातें सिलगेर के संबंध में भी आई। लेकिन उस समय चुनाव में जो मुख्य दुख मेरे को यहाँ बस्तर वासियों का लगा वो इस बाबत था कि बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है, और 2 साल 3 साल बीतने के बाद ये कह के रिहा कर दिया जाता है कि हमारे को कोई सबूत नहीं मिले। तो ये उनकी पीड़ा थी कि ये हमारे के ऊपर एक तरह से अनैतिक व्यवहार किया जा रहा है, दबाव बना के हमको बंद करके, और फिर कुछ नहीं, हमारे 2-2 3-3 साल दाग भी लग गया कि नक्सली हैं या नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं, जमानत में जमीन जायदाद बिक जाते हैं, सारी चीज़ हो जाती है। उसमें हम लोगों ने उस समय भी ये कहा था कि नहीं, अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो एक निश्चित समय 90 दिन के अंदर केस डायरी जमा हो जानी चाहिए कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। तो जीवन भर किसी को जेल में आप बंद रखो कि हमारी जांच चल रही है, ऐसा नहीं। और जिसके खिलाफ सबूत हैं नक्सल गतिविधि से जुड़े रहने के, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो, और जिनके खिलाफ सबूत नहीं है वो अनिश्चित काल उनको आप बंद नहीं रखो। तो ये जो पीड़ा थी, और एनकाउंटर की एक पीड़ा थी कि यानी आमने सामने का एनकाउंटर टाइप नहीं है, इधर से भी गोली चली, उधर से भी गोली चली, उसमें कोई हाथाहाथ हुए, पकड़ के ले जा रहे हैं और मार दिया, गलत प्रकार का एनकाउंटर। इस प्रकार का जो वातावरण था, उसमें बहुत सारे यूथ अब समाज में तैयार हो, बस्तर में भी पढ़ लिख के तैयार हो रहे हैं। तो उनमें एक अलग प्रकार की जागरूकता, एक अलग प्रकार का संगठन मुझे दिखता है, और वो किसी मुद्दे को लेके आगे आके पहल करते हुए दिखते हैं। ये मैंने पेशा नियम बनाने की प्रक्रिया में जब मैंने बैठकें भी ली तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, सुखद अनुभव हुआ कि वो शुद्ध आदिवासी समाज के थे, क्योंकि आदिवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। हालांकि हम लोगों ने गैर आदिवासी समाज के भी लोगों को बुलाया था, कुछ आए भी थे। तो उनमें जो जागरूकता थी, हम सामान्य रूप से सोचते कि ये तो बहुत
पिछड़े इलाके के अंडर डेवलप्ड इलाका है, इंटीरियर इलाका है, पता नहीं कितने पढ़े लिखे लोग होंगे, कितने पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो कितनी जागरूकता होगी। लेकिन हर मुद्दे में काफ़ी जागरूक थे, काफ़ी जानकार लोग थे। तो यही वो तबका है जो आज अगर कोई मुद्दा उनको लगता है तो उसको लेके सामने आते हैं। उनसे विश्वास उनका जीतने के लिए आपको पहल करने की आवश्यकता है। वर्षा पे हमने लंबी बातचीत की, सीलगेर पे भी की। छोटे छोटे सवाल हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा मैंने आपका ले लिया। कितना संतुष्ट हैं आप, क्योंकि आपने घोषणा पत्र बनाया था, आज फिर से चुनाव सर पर है, आप कितना संतुष्ट हैं कि कितना हद तक घोषणा पत्र आपका पूरा हो चुका है? मुझे याद है जब हम लोग विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं जिम्मेदारी देखता था, उस समय एक क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था विधानसभा में कि मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं कितनी पूरी हुई, और लिखित में जवाब मिला था 0। अच्छा। हाँ, 0। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चाहें तो विधानसभा से निकाल सकते हैं। रिपोर्ट आई थी कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं क्रियान्वित कितनी हुई, 0। फिर हम लोगों ने कहा कि घोषणा पत्र में आपने ये कहा था, जर्सी गाय देंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उनके घोषणा पत्र को जैसे आज भाजपा के साथ ही घोषणा पत्र कांग्रेस का दिखाते हैं कि आपने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, ये नहीं पूरा हुआ, ये नहीं पूरा हुआ। तो हम लोग भी लेके जाते थे और हम लोग कहते थे कि इसमें बताइए कितने बिंदु आपने पूरे किए, और 12, 15, 18 बिंदु जो पहले पन्ने पे थे उसमें 1-2 से ज़्यादा पूरे नहीं हुए थे। आज वही स्थिति भाजपा कर रही है कि आपने छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य हम लोगों ने घोषणा पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किए थे, और अंदर जो घोषणा पत्र का डिटेल है 280 बिंदु के हैं। आप उसको गिनेंगे तो अलग अलग विभाग के टोटल बिंदु 280 हैं। तो छत्तीसगढ़ के 36 प्रमुख लक्ष्यों में करीब 19 पूरे हुए होंगे, 17, 18, 19 इनको सरकार पहल करके पूरा कर पाई है, और बाकियों पे काम करने की आवश्यकता है। तो जो घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की बात है, इतने काम हुए हैं, उतने काम बाकी हैं। धान का आपको पैसा मिल रहा है, ऋण मुक्ति आपकी हुई, बिजली बिल हाफ आपका हुआ, शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल से कम के जमीन के टुकड़े आप नहीं बेच सकते थे, उसको बेचने की अनुमति मिली, और भी बिंदु हैं। मक्के की कीमत इतनी, तो गन्ने की कीमत इतनी इतनी, इत्यादि इत्यादि। तेंदुपत्ता 2500 था, 4000 करेंगे। तो कई बिंदु हैं जो पूरे हुए, लेकिन कुछ बिंदु हैं जो बाकी हैं। पेंशन अभी नहीं बढ़ा, बच्चों को बेरोजगारी भत्ता की बात है वो अभी चालू नहीं हुआ, सरकार कह रही है हमने काम उपलब्ध कराया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में देश के सबसे कम बेरोजगार हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी संस्था का डाटा सरकार अपने तरफ से बताती है। तो ये मिली जुली ऐसी स्थिति है। शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी नहीं हुई, कर्मचारियों को नियमित करेंगे, वो अभी नहीं हो पाया है। तो कई काम हैं जो बाकी हैं, कई काम हैं जो हो गए हैं। तो ये गिलास आधा खाली है कि आधा भरा है, वो आप अपने नजरिए से देखिए। विपक्ष के लिए आधा खाली और आपके लिए हमारा आधा भरा है, हम तो कहते हैं कि बहुत भरा है। तो वास्तविक स्थिति यहाँ है कि अभी कुछ और काम है। मतलब उनके सवाल पे आप जवाब शून्य नहीं देंगे, ये नहीं है, और वो सच्चाई है कि वो तो घोषणा पत्र काले सफेद अक्षर में लिखा हुआ है। हाँ। आप भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है कि ये लिखा है, ये हुआ कि नहीं, आप टिक लगाओ, क्रॉस करो कि ये हो गया, ये नहीं हो गया। एक आखिरी सवाल था, अगर आप चाहेंगे तो इसको काट देंगे कि 2.5 साल वाला जो मामला है, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल हो गए, अब लग रहा है कि ये मामला ही ख़त्म हो गया। लेकिन मामला था 2.5 साल का, क्योंकि इतना जो जद्दोजहद हुई, दिल्ली आना जाना, सारी चीज़ें बयानबाजी हुई। क्या इस बात को लेकर थोड़ा भी दुख होता है कि 2.5 साल का था और नहीं हो पाया, या आने वाले चुनाव में फिर इसका कोई असर? अभी तो समय बाकी है। देखिए, न्याय होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। जो भी निर्णय हाईकमान ले वो सर्वोपरि है। करें ना करें ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, वो स्वतंत्र हैं निर्णय लेने में। लेकिन दुख होना तो निजी है ना। न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए। इस बात का दुख है कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था। मैं मतलब बहुत निजी है ज़्यादा- मेरा। मैं बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता। अच्छा। मेरा जो स्वभाव है वो ना बहुत ज़्यादा खुश होने का है, ना बहुत ज़्यादा दुखी होने का है। मैं जीवन प्रयास करता हूँ कि समतर भाव से जितना हो सके मैं अपना जीवन। अगर कांग्रेस ने अच्छा काम किया होगा तो आने वाले चुनाव में फिर से अपनी सरकार बनाएगी, तो क्या उसमें उम्मीद रखेंगे आपकी, शायद उसमें आप सीएम बन जाए?
आगे की बात तो अब मैं नहीं सोचता। अच्छा। जब अभी चर्चा है, मान लीजिए ऐसी कोई बात थी और नहीं हुआ, तो आगे की आदमी बात नहीं सोचता है। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई थी, अभी ख़त्म करते करते, अभी बीच में एक यूट्यूबर ने सीएम साहब का इंटरव्यू लिया था। उसको लेके काफ़ी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने विचार रखे कि सीएम हाउस का एक प्रोटोकॉल होता है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक सीएम के ऊपर बॉल फेंक रहे हैं, इस तरह का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, उनका एक डिग्निटी है मेंटेन। आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं नहीं समझ पाया कि अभी सीएम साहब का एक इंटरव्यू एक यूट्यूबर ने लिया था, और लगभग आधे घंटे 45 मिनट के उस इंटरव्यू में सीएम साहब से जिस तरह से उसने सवाल पूछे कि जूता उतार कर पालथी मार के कुर्सी पर बैठ गया है, हाथ में टेनिस बॉल रखा था, उसने सीएम साहब के ऊपर फेंक दिया, कैच लीजिए, ये कीजिए, कई ऐसे सवाल। तो उसको लेकर काफ़ी लोगों ने अपने अपने उसे क्रिटिसाइज़ किया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, सीएम हाउस में वो ज़मीन पर लेटे हैं, और एक प्रोटोकॉल होता है, एक गरिमा होती है, उसे मेंटेन नहीं रखा गया। क्या आपने उस इंटरव्यू को देखा है कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, हल्कापन नहीं होना चाहिए। हल्का? ये गंभीर संवैधानिक पद हैं। जी मुख्यमंत्री का पद कोई छोटी जवाबदारी का पद नहीं होता। जी और व्यक्ति नहीं, आपकी यारी दोस्ती है तो आप किसी व्यक्ति से कैसा भी व्यवहार कर लो, लेकिन जब आप किसी जिम्मेदारी संवैधानिक पद धारक व्यक्ति जो बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उनसे सार्वजनिक तौर पे प्रसारित करने वाले रिकॉर्डिंग को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उसमें आचरण संतुलित होना चाहिए। बहुत धन्यवाद बाबा साहब आपका। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा जी हैं। सवाल तो कई हैं, इनसे लगभग 1-1.5 घंटे और बीत जाएंगे तो भी ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन समय का तकाजा है। इतने सवालों के साथ हम इजाज़त लेंगे। अगर आपको लगे कि बातचीत काफ़ी महत्वपूर्ण थी और मुद्दे काफ़ी गंभीर थे, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।